नमस्कार, जी पुरवैया पर आप देख रहे हैं अब की बार बहुमत की सरकार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। झारखंड में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के तहत कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मांडू, हजारीबाग, सिमरिया, धनवार, गोमिया, बेरमो, ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके विधानसभा सीटों पर मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। रांची, हटिया और कांके में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। बाकी 14 सीटों पर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। तो आपको बता दें कि कुल 17 विधानसभा क्षेत्रों में 3 ऐसी सीटें हैं जहां शाम 3 बजे तक और बाकी जगहों पर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 9 दिसंबर को जिन 17 सीटों पर मतदान होना है उसमें से सिमरिया और कांके अनुसूचित जाति के लिए और खिजरी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। बाकी की 14 सीटें सामान्य सीटें हैं। तीसरे चरण में कुल 50,16,657 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 26,58,367 पुरुष और 23,55,728 महिला मतदाता हैं। ये मतदाता चुनावी मैदान में खड़े 289 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इन उम्मीदवारों में 263 पुरुष और 26 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मतदान के लिए कुल 5,865 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 472 मतदान केंद्र मॉडल हैं। 347 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जाएगी। रांची, हटिया और कांके विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। मतलब मतदान करने के बाद मतदाता देख सकेंगे कि उन्होंने अपना वोट जिसे दिया है उसे मिला है या नहीं। तो आपको बता दें कि थर्ड फेज के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव में कुल 76 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। इनमें से 3 के खिलाफ हत्या और 16 प्रत्याशियों पर हत्या का प्रयास करने का आरोप है। वहीं 1 के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। तीसरे चरण में आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा संख्या निर्दलीय प्रत्याशियों की है। 14 निर्दलीय प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक आरोप वाले प्रत्याशियों के मामले में जेवीएम और जेएमएम बराबरी पर है। दोनों ही दलों के 10-10 प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आजसू के भी 1 प्रत्याशी पर आपराधिक मामला दर्ज है। सबसे पहले बात करते हैं रांची विधानसभा सीट के बारे में। रांची विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी की सीट है। यहां के रण में कुल 17 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के सीपी सिंह और जेएमएम की महुआ माझी के बीच है। हाल ही में महुआ माझी जेएमएम में शामिल हुई हैं और ये 2 प्रतिद्वंदी हैं। रांची का राजा कौन बनेगा, इसकी टक्कर है बीजेपी के सीपी सिंह और जेएमएम की महुआ माझी के बीच। पूरी तरह से ये शहरी विधानसभा क्षेत्र है। ये विधानसभा क्षेत्र बीजेपी का गढ़ रहा है। 2005 और 2009 में यहां से बीजेपी के सीपी सिंह जीते। सीपी सिंह अर्जुन मुंडा सरकार में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। शहरी क्षेत्र होने के कारण यहां वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहता है। साल 2009 में यहां वोटिंग मात्र 40% हुई थी। यहां वोटरों को मतदान केंद्र तक खींच लाना बड़ी चुनौती है। अब देखना है चुनाव आयोग की पहल का इस बार रांची के वोटरों पर कितना असर होता है। झारखंड की राजधानी होने के बाद भी रांची विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। समस्याएं जिनकी बात कर रहे हैं, सकरी सड़कें हैं यहाँ की, ट्रैफिक व्यवस्था, फ्लाईओवर का नहीं होना, फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था, अतिक्रमण के कारण जिन लोगों का आशियाना उजड़ा उन्हें अब तक नहीं बसाया गया। गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या पूरे शहर में रहती है। सप्लाई का पानी पीने के लिए छोड़िए, नहाने के लायक तक पानी रांची वासियों को नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ी समस्याएं हैं रांची विधानसभा क्षेत्र की, जिस पर विचार जनता कर रही है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर अपने विधायक का चुनाव करेगी। रांची में साफ सफाई की हालात बदतर है। वीवीआईपी इलाकों को छोड़ दे तो बाकी इलाकों में सफाई भगवान भरोसे ही है। सिटी बस सेवा ठीक से संचालित नहीं हो रही है। ऑटो वालों की मनमानी रोक पाने में प्रशासन भी नाकाम रहा है। राजधानी बनने के 14 साल बाद भी रांची को व्यवस्थित तरीके से नहीं बचाया जा सका।
रांची में खेल के विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी खेल और खिलाड़ियों के लिए विकास के लिए कोई भी काम नहीं हुआ है। मतलब साफ है, विकास के मामले में जो हाल झारखंड का है वही हाल रांची का भी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी विधानसभा क्षेत्र की। ये सीट है हटिया की। अब बात हटिया विधानसभा सीट की। हटिया विधानसभा सीट अनारक्षित है। यहां के मैदान में कुल 29 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला जेवीएम के नवीन जायसवाल, बीजेपी की सीमा शर्मा के बीच है। तो मुख्य मुकाबला है बीजेपी और जेवीएम के बीच। 2012 के उपचुनाव में यहां से आजसू के नवीन जायसवाल जीते। नवीन जायसवाल ने जेवीएम के अजय नाथ शाहदेव को हराया था। अब नवीन आजसू छोड़ जेवीएम में है और अजय नाथ शाहदेव जेवीएम छोड़ बीजेपी में। हालांकि बीजेपी ने अजय नाथ शाहदेव की जगह सीमा शर्मा को टिकट दिया है। 2009 में यहां से कांग्रेस के गोपाल शरणनाथ शाहदेव जीते थे। उन्होंने बीजेपी के रामजी लाल सारडा को मात्र 25 वोटों से हराया था। 2005 में भी यहां से कांग्रेस के गोपाल शरणनाथ शाहदेव जीते। हटिया में साल 2009 में लगभग 39% ही वोटिंग हुई थी। राजधानी से सटे हटिया विधानसभा क्षेत्र की आबादी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फैली हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र में जहां उद्योग है, वहीं खेत खलिहान भी। यहां निगम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक की समस्याएं हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रांची नगर निगम और एचईसी की टाउनशिप के अलावा रातू और नामकुम प्रखंड भी आता है। काके प्रखंड का कुछ इलाका भी हटिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं की कमी नहीं है। कहीं नाली जाम, कहीं सकरी गली, तो कहीं सड़क नहीं होने जैसी समस्याएं हैं। एचईसी का अस्तित्व और वहां के विस्थापितों की समस्याएं आज भी है। 36 गांवों के लोग आज भी आस लगाए बैठे हैं। ग्रेटर रांची या अन्य नई परियोजनाओं को लेकर एक नए विस्थापन की तैयारी है। कई संस्थान हटिया विधानसभा क्षेत्र में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन इसे स्थानीय लोगों से जोड़ने की पहल नहीं की गई है। कई इलाकों में आज भी शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है। अंदर के इलाकों में किसान सिर्फ एक ही फसल कर पाते हैं। रातू और हटिया के कई क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन की असीम संभावनाएं हैं। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो यहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। रातू और नगड़ी ब्लॉक में एक भी कॉलेज नहीं है, जिस वजह से छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में सरकार बैठती है। सचिवालय, विधानसभा, पुलिस मुख्यालय सभी इसी विधानसभा में है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र की जनता आज भी सरकारी सुविधाओं से महरूम है। विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। काके विधानसभा क्षेत्र एससी के लिए सुरक्षित है। यहाँ के मैदान में कुल 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के जीतू चरण राम, कांग्रेस के सुरेश बैठा और टीएमसी के अशोक नाग के बीच है। 2005 और 2009 में काके से बीजेपी के रामचंद्र बैठा जीते। काके में साल 2009 में लगभग 44% वोटिंग हुई थी। बीजेपी के रामचंद्र बैठा को 31% वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के सुरेश बैठा को 28.14% मत मिले थे। अभी तक 3 विधानसभा सीटों के बारे में हमने आपको डिटेल्स दी है। इन तीनों विधानसभा पर और ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हम सीधे रुक करते हैं रांची का, जहां हमारे संवाददाता सन्नी शारद इस वक्त मौजूद है। सन्नी, अभी हम दर्शकों को काके, हटिया और रांची इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। अगर आपसे हम पूछे, क्योंकि आप वहां के स्थानीय रिपोर्टर हैं, कई तरह की समस्याएं देखते होंगे, तो सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला इन 3 विधानसभा सीटों में से कौन सी सीट पर है? देखिए, तीनों विधानसभा सीट अपने आप में खास है और तीनों विधानसभा सीट में इस बार मुकाबला काफ़ी तगड़ा है। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो सीपी सिंह यहाँ पर कई बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जेएमएम ने महुआ माझी को अपना उम्मीदवार बनाया है। महुआ माझी साहित्यकार है, महिला आयोग की अध्यक्ष है। शहरी वोटरों में उनकी पकड़ है, खास करके बंगाली समुदाय में उनकी ज़्यादा पकड़ है, क्योंकि खुद वो बंगाली हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पहली बार झारखंड अलग होने के बाद सीपी सिंह को ऐसा एहसास हो रहा है कि रांची में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो उन्हें टक्कर दे रहा है। बात करें जो स्टार प्रचारक है जेएमएम के गुरुजी और हेमंत सोरेन, दोनों रांची विधानसभा सीट में
दर्जनों सभाएं कर चुके हैं। हेमंत सोरेन खुद महुआ माझी के साथ 10 से 12 सभाएं कर चुके हैं। लेकिन बात करें दूसरी ओर बीजेपी के सीपी सिंह की, तो नरेंद्र मोदी खुद रांची के मोरहाबादी मैदान में सभा कर चुके हैं, लाखों की भीड़ जुटी थी। और एक जो मोदी लहर की बात होती है उसका भी कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलेगा। तो दोनों में काफ़ी टक्कर है। कहा जा सकता है कि रांची विधानसभा क्षेत्र इस बार काफ़ी दिलचस्प होगा। इसके बाद यदि बात करें हटिया विधानसभा क्षेत्र की, नवीन जायसवाल जो विधायक थे पहले आजसू में थे, जब बीजेपी और आजसू में गठबंधन हुआ तो नवीन जायसवाल आजसू छोड़कर अभी जेवीएम में आ चुके हैं। तो बाबूलाल मरंडी के नाम पर और खुद नवीन जायसवाल अपनी साफ छवि के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। सीमा शर्मा के साथ जो बीजेपी की कैंडिडेट है उनका सीधा टक्कर है। तो ऐसे में देखना होगा कि हटिया की जनता क्या नवीन जायसवाल को फिर से स्वीकारती है, या फिर जिस तरह से लगातार एक मोदी लहर की बात होती है उसमें क्या हटिया की जनता सीमा शर्मा को स्वीकारती है। एक खास बात हटिया विधानसभा क्षेत्र की है कि माइनॉरिटी वोट भी वहाँ पर काफ़ी मायने रखते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि माइनॉरिटी वोट क्या नवीन जायसवाल के फेवर में जाते हैं, बाबूलाल मरांडी के नाम पर माइनॉरिटी वोटर उनको सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यहाँ तक कांके विधानसभा क्षेत्र की बात है, कांके विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की वह सीट रही है, लेकिन जो विधायक थे वहाँ पर रामचंद्र बैठा, उन्हें टिकट नहीं देकर नए कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। वो होम्योपैथी डॉक्टर हैं जिन्हें अभी जीतू चरण जिन्हें टिकट दिया गया है। बीजेपी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे थे, जो बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ में वो काम करते थे। तो ऐसे में वहाँ भी देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या स्थिति। यानी कि ये तीनों सीटें बड़ी ही दिलचस्प सीटें हैं और तीनों सीटों पर कड़ी टक्कर है अपने अपने प्रतिद्वंदियों के बीच। अच्छा सन्नी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 3 विधानसभा सीट वही सीट हैं जहां 9 दिसंबर को शाम 5 बजे तक इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता वोट डाल सकेंगे। जी बिल्कुल, इन तीनों सीट पर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। और ख़ास बात यह है कि इस तीनों विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो वोटर हैं उन्हें वीवीपैट के तहत जो है विशेष सुविधा मिलेगी। वो वोट देने के बाद एक पर्ची पा सकते हैं और देख सकते हैं कि आखिर उन्होंने जिसे मतदान किया वो सही कैंडिडेट को मतदान किया या कि नहीं किया, और जिसे मतदान किया वो कौन से कैंडिडेट हैं। चलिए सनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और विधानसभा सीटें हैं जिसके बारे में दर्शकों को जानकारी हम दे दें। अगली विधानसभा सीट है खिजरी की। खिजरी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। इस बार यहाँ के मैदान में 25 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी के रामकुमार पाहन, जेएमएम के अंतु तिर्की, टीएमसी के प्रकाश लकड़ा और माले की मेरी तिर्की के बीच है। साल 2009 में यहां से कांग्रेस के सावना लकड़ा जीते। सावना ने बीजेपी के रामकुमार पाहन को 2778 वोटों से हराया था। खिजरी में साल 2009 में 52% वोटिंग हुई थी। खिजरी विधानसभा का क्षेत्र काफी बड़ा है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी विषम है। इसका क्षेत्र अनगढ़ा प्रखंड के जोन्हा फॉल गेट और मांझी लगभग पूरा नामकुम प्रखंड और एचईसी धुरवा सहित रातू तक फैला हुआ है। इसका करीब 50% इलाका ग्रामीण जबकि 50% कस्बाई शहरी क्षेत्र है। यहाँ किसी विधायक ने विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। नामकुम प्रखंड के सिदरौल और शहर से सटी अन्य कॉलोनियों में अभी भी सड़क नाली तक नहीं है। हालांकि टाटी सिल्वे औद्योगिक क्षेत्र इस विधानसभा का हिस्सा है। कस्बाई और शहरी क्षेत्र को छोड़ दें तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र बिजली पानी की समस्याओं से जूझ रहा है। इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर नहीं है, जिससे छात्रों को या तो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या फिर उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ता है। बालिका शिक्षा की स्थिति भी यहाँ स्तरीय नहीं है। सिकदरी इलाके में कोई उच्च विद्यालय नहीं है। वहीं टाटी सिल्वे का एकमात्र उच्च विद्यालय बार बार आग्रह के बाद भी +2 तक अपग्रेड नहीं हो पाया। ग्रामीण इलाके में सिंचाई और शुद्ध पेयजल की समस्या आम है। तो खिजरी विधायक सावना लकड़ा 24 मई 2011 से जेल में है। यानी खिजरी की जनता के पास विधायक रहते हुए भी कोई विधायक नहीं है। पिछले 3.5 सालों से विधायक फंड से होने वाला काम भी प्रभावित रहा। अब विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता को फिर से अपना प्रत्याशी चुनने का मौका मिला है, पर अब सावना चुनाव मैदान में नहीं है। सिल्ली विधानसभा सीट के बारे में जानकारी आपको दे दे। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तो कुल 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, लेकिन यहां मुख्य मुकाबला आजसू के सुदेश महतो और जेएमएम के अमित कुमार के बीच है।
साल 2009 में यहां से आजसू के सुदेश महतो ने जेवीएम के अमित कुमार को 7,707 मतों से हराया था। अमित कुमार इस बार जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2005 में भी इन्होंने जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ा था। उस समय भी सुदेश महतो के हाथों इन्हें हार मिली थी। सिल्ली में साल 2009 में 70% वोटिंग हुई थी, यानी कि यहां वोटिंग का परसेंटेज अच्छा खासा देखने को मिला था। अब बात करते हैं ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की। ईचागढ़ विधानसभा सीट कोल्हान के अंतर्गत आता है। यहां कुल वोटरों की संख्या 2,22,509 है, जिसमें 1,15,545 पुरुष और 1,06,964 महिला वोटर हैं। यहां के मैदान में कुल 24 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में वैसे तो कुल 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के साधु चरण महतो और जेवीएम के अरविंद कुमार सिंह के बीच है। साल 2009 में जेवीएम के अरविंद कुमार सिंह ने आजसू के विश्वरंजन महतो को 17,636 मतों से हराया था। ईचागढ़ में साल 2009 में 75% वोटिंग हुई थी। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भी ज्यादा वोटिंग ईचागढ़ में हुई थी। 75% तक वोटिंग हुई थी। 2009 विधानसभा चुनाव के ये आंकड़े बता रहे हैं हम लोग। साल 2009 में इन 6 विधानसभा सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, 1 पर जेवीएम और 1 पर आजसू को जीत मिली थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2014 में बीजेपी को 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 में बढ़त मिली थी। रांची, हटिया, कांके, खिजरी और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली थी, जबकि सिल्ली में आजसू को बढ़त मिली थी। चर्चा लगातार जारी है, जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी हुई। आपको एक बार फिर से याद दिला दें, 9 दिसंबर को 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए झारखंड में तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अब की बार बहुमत की सरकार। जी हां, हम बात कर रहे हैं झारखंड चुनाव की। थर्ड फेज का इलेक्शन होना है 9 दिसंबर को 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको 3 विधानसभा सीटों का विश्लेषण बताया था, जिसमें खिजरी, सिल्ली और ईचागढ़ ये 3 सीटें शामिल थी। हमारे संवाददाता रांची स्टूडियो में सनी शारद हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं हम। सनी, अगर हम सबसे पहले सिल्ली की बात करें तो आजसू प्रमुख सुदेश महतो के यहां से लड़ने की वजह से ये सीट खास हो जाती है और उनका गढ़ भी रहा है। लेकिन इस बार जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जेएमएम के उम्मीदवार अमित महतो, वो उनको कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर जरा रोशनी डालें। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में न सिर्फ आज सुदेश महतो की बल्कि पूरी आजसू की प्रतिष्ठा दांव पर है। बिल्कुल। अमित महतो, जो अमित कुमार लिखते हैं, वहाँ से हमेशा चुनौती देते रहे हैं सुदेश महतो को। अमित महतो पहले जेएमएम में थे, फिर जेवीएम से 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था। काफ़ी जेवीएम से जब चुनाव लड़ा था तो सुदेश महतो को 5 से 7 हज़ार वोट के अंतर से वो पीछे रह गए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जब रामटहल चौधरी को काफ़ी मुश्किल से वोटों का समीकरण जुटाना पड़ा था, तो उन्होंने ही अमित महतो को बीजेपी में शामिल करवाया था। लेकिन जब बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें टिकट नहीं दी, तो वो फिर अभी वो जेएमएम में शामिल हो चुके हैं। अब जेएमएम से खुद फिर से वो मैदान में हैं और हेमंत सोरेन खुद उनके लिए काफी प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो सनी, वैसे तो सिल्ली के जो वर्तमान विधायक हैं आजसू प्रमुख सुदेश महतो, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जनता के बीच कि मैंने सिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा विकास यहाँ किया। बाकायदा उन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड भी अपने विधायक काल की जारी की थी कि मैंने क्या काम सिल्ली के लिए किया। लेकिन इसके बावजूद सिल्ली की अगर मुख्य समस्याओं पर हम नजर डालने की कोशिश करें तो अभी भी क्या यहां पर समस्याएं जटिल हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सिल्ली काफ़ी सुदूर इलाका है, ग्रामीण ज़्यादातर इलाके हैं, तो वहाँ भी वही सारी समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याएं गांव में अक्सर देखने को मिलती है। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, ये तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिससे वहाँ की जनता महरूम है। सिल्ली से ज़्यादातर जितने भी छात्र हैं, 90% से ज़्यादा छात्र रांची पढ़ने के लिए आते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से सुदेश महतो एक मॉडल सिल्ली का कहीं ना कहीं मॉडल सिल्ली को पेश किए पूरे झारखंड के सामने, तो आखिर इतने दिनों में सिल्ली उतना विकास क्यों नहीं कर पाई? तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जिसे लेकर खिजरी की बात करते हैं। खिजरी विधानसभा क्षेत्र जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों को हर छोटी बड़ी जानकारी उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई दे दे। खिजरी का वर्तमान में कोई विधायक नहीं है, क्योंकि जो विधायक थे वो 2011 से ही जेल में बंद हैं, अपने सजा काट रहे हैं अपने किसी मामले की। तो ऐसे में खिजरी में जो उम्मीदवार इस बार खड़े हुए हैं, वो जनता का विश्वास जीतने में सक्षम हुए हैं अपने चुनाव प्रचार में? देखिए, खिजरी से बीजेपी ने फिर से रामकुमार पाहन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो 2009 की चुनाव में सावना लकड़ा से सिर्फ 2000 वोट पीछे रह गए थे। कांग्रेस जो सावना लकड़ा जो कांग्रेस से आते थे, उसकी जगह पर सुंदरी तिर्की को टिकट दिया गया है, जो जिला पार्षद है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो वोटर थे, क्या उनका मन और मिजाज बदला है क्या, या फिर वो कांग्रेस को भी अभी सपोर्ट करते आए हैं। जहाँ तक कि सुंदरी तिर्की की बात है, जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, उसकी खासी पकड़ है ग्रामीण सुदूर इलाकों में, काफ़ी काम भी किए हैं जिला पार्षद रहते हुए। तो ऐसे में देखना होगा कि रामकुमार पाहन जो लगातार 10 साल से 15 साल से उस इलाकों में काम करते आए हैं, जिस तरह से लगातार बीजेपी एक मोदी लहर की बात करती आई है, मोदी खुद झारखंड में कई जगह सभाएं कर चुके हैं और एक पूर्ण बहुमत की सरकार की मांग करते रहे हैं। तो क्या ऐसे में जनता उन्हें सपोर्ट करती है? जी, खिजरी का खिलाड़ी कौन होगा, ये खिजरी की जनता चुनने वाली है 9 दिसंबर को, जब वोटिंग यहाँ होगी और नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे। ईचागढ़ पे भी थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं सन्नी, इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात हमें बताएं। हाँ, देखिए बीजेपी ने साधु चरण को वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम की सुधीर महतो थे, स्वर्गीय सुधीर महतो, उनकी बेवा वहाँ से खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक सिंपैथी वोट मिल सकता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी जिस तरह से लहर की बात करती आई है, या फिर जेएमएम लगातार कैंपेन कर रहा है और लगातार हेमंत सोरेन 14 साल बनाम 14 महीने की बात करके वोट की अपील कर रहे हैं और लगातार थैली शाह और पूंजीपति के खिलाफ बोलते आए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये तमाम जो 6 सीटें हैं, इन 6 सीटों पर आखिर किसमें टक्कर होता है। जहां तक अभी बात कुल निकलकर सामने आई है कि ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी और जेएमएम का टक्कर है, कहीं कहीं पर कांग्रेस या फिर जेबीएम के उम्मीदवार टक्कर में दिख रहे हैं। तो अब स्थिति जब चुनाव होगी या फिर वोटर अधिक निकलकर सामने आएंगे, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग भी परेशान है कि शहरी वोटर घर से नहीं निकलते हैं और वोटिंग परसेंट का जो ग्राफ है वो बढ़ नहीं पाता है। यदि वो निकलते हैं तो कोई स्पष्ट यदि बहुमत मिलती है तो बात क्लियर हो पाएगी। अंजलि, सनी, क्या इस बार चुनाव आयोग ने कोई विशेष तैयारी या फिर विशेष जागरूकता अभियान चलाया है शहरी क्षेत्र के वोटरों के लिए? क्योंकि जैसा आप भी बता रहे हैं और आंकड़े भी हमारे पास हैं कि 2009 में, चाहे हम रांची की बात कर ले या फिर जो शहरी क्षेत्र में आते हैं तमाम विधानसभा सीटें, वहां पर लोग नहीं निकले थे वोटिंग करने के लिए उस संख्या में जिस तादाद में उनको निकलना चाहिए था। इस बार हम उम्मीद करें कि आंकड़ा वोटिंग का अच्छा खासा होगा। देखिए, चुनाव आयोग अपनी ओर से लगातार प्रयास करते रहा है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या फिर स्कूल के छात्र के जरिए हो या फिर विभिन्न दुकानों या सड़कों पर चलकर हो, बोर्डिंग होर्डिंग के जरिए हो। चुनाव आयोग लगातार अपनी ओर से प्रयास कर रहा है कि शहरी मतदाता कम से कम घर से निकले। जिस तरह से मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा हो जाती है, लोग घर में दुबक जाते हैं, तो ऐसे में चुनाव आयोग ने एक नया वीवीपैट का ऑप्शन दिया है कि यदि आप वोट देकर देख सकते हैं कि किसे वोट देना है, या फिर जो जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग कर रही चुनाव आयोग कैंपेनिंग कर रहा है, तो ऐसे में भी कहीं ना कहीं लोगों के प्रति एक जागरूकता बढ़ी है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरह से चुनाव आयोग कामयाब हो पाती है कि नहीं अपनी ये जो विशेष अभियान है, विशेष जागरूकता अभियान जो शहरी क्षेत्र के वोटरों के लिए चलाया गया है, उसमें आप हमारे साथ बने रहिएगा। सनी, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के बारे में आप बात कर लेते हैं। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से कुल इस बार 16 उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी और बीजेपी के एक उम्मीदवार हैं नीरा यादव, इनके बीच है। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के जातीय समीकरण की
बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 40% यादव वोटर हैं, जो झारखंड में एक विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा यादव वोटर हैं। यादव के अलावा लगभग 22% मुस्लिम, 20% सामान्य और 18% पिछड़ा वर्ग के वोटर शामिल हैं। साल 2009 में यहां से आरजेडी की अन्नपूर्णा देवी जीती थी। तब अन्नपूर्णा देवी ने जेवीएम के रमेश सिंह को 17,283 मतों से हराया था। कोडरमा में साल 2009 में 59% वोटिंग हुई थी। आगे बढ़ते बरकट्ठा विधानसभा सीट के बारे में बात। बरकट्ठा विधानसभा सीट से 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के अमित कुमार यादव, जेवीएम के जानकी प्रसाद यादव, कांग्रेस के बटेश्वर प्रसाद मेहता और जेएमएम के दिगंबर प्रसाद मेहता के बीच मुख्य मुकाबला है। 2009 में यहां से बीजेपी के अमित कुमार यादव जीते थे। अमित कुमार यादव ने जेवीएम के जानकी प्रसाद यादव को 9,368 मतों से हराया था। बरकट्ठा में साल 2009 में 60% वोटिंग हुई थी। और एक बार फिर से संवाददाता सनी शारद का हम रुख करते हैं। सनी, 2 विधानसभा सीटों के बारे में हमने बात की, कोडरमा और बरकट्ठा। कोडरमा की सबसे पहले बात करते हैं। कोडरमा की वर्तमान विधायक और राज्य के मंत्री में भी शामिल हैं अन्नपूर्णा देवी, ये हैं। पिछली बार जो इनके प्रतिद्वंदी थे, इनको करीब 17,000 के मतों से अन्नपूर्णा देवी ने उनको मात दी थी। क्या इस बार भी जो है वो कोडरमा की जो जनता है उनका मूड अन्नपूर्णा देवी यानी कि आरजेडी प्रत्याशी के ऊपर ही जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक अन्नपूर्णा देवी की बात है, उस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय रही हैं और मंत्री बनने का भी इन्हें अवसर मिला है। मंत्री बनकर उस क्षेत्र के लिए काफ़ी कुछ अन्नपूर्णा देवी ने किया है। तो ऐसे में जनता के प्रति कहीं ना कहीं जनता इस बार उन्हें फिर से विश्वास उन पर जता सकती है। अन्नपूर्णा देवी महिला कल्याण मंत्री रही है और उस इलाके के लिए काफ़ी कुछ की है मंत्री रहते। तो यदि जनता के प्रति यदि प्रचार प्रसार सही से की होगी, लालू यादव भी खुद से यहाँ पर आके कैंपेनिंग कर चुके हैं, तो ऐसे में देखनी होगी कि क्या जिस तरह से एक बीजेपी की कैंडिडेट है तो वो क्या उन्हें टक्कर देती है या फिर नहीं देती है। लेकिन अन्नपूर्णा देवी की वो मजबूत सीट है, कह सकते हैं कि आरजेडी की भी एक मजबूत सीट में कोडरमा सीट गिनी जाती है। कोडरमा में यादव वोटरों की संख्या अच्छी खासी है सनी, तो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस बार के, क्या वो इतने सक्षम, इतने मजबूत हैं कि कोडरमा से जो आरजेडी की वर्तमान विधायक अन्नपूर्णा देवी उनको मात दे सके? हाँ देखिए, यादव समीकरण वहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। शायद यही वजह है कि अन्नपूर्णा देवी लगातार जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें आगे रहती है। अन्नपूर्णा देवी को खास एक फ़ायदा मिलता है कि महिला प्रत्याशी है और मजबूत दावेदारी शुरू से ही करती आई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने भी महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार अन्नपूर्णा देवी उस क्षेत्र के भ्रमण करती रही है, रांची में रहने के बावजूद वो बराबर कोडरमा जाती है और वहाँ के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनती है और उसका समाधान करती है। फिर मंत्री रहते भी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सन्नी आपका तमाम सीटों पर रोशनी डालने के लिए और ज़्यादा जानकारी हमें देने के लिए। तो अब तक बहुत सारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके ऊपर हमने आपको जानकारी दे दी है। कुल 17 विधानसभा सीटों के लिए 9 दिसंबर को झारखंड में तीसरे चरण के तहत मतदान होना है। और भी जानकारी से जुड़ी अगले हमारे संवाददाता अविनाश कुमार होंगे, उनसे हम ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। झारखंड चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर को 17 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहां वोटिंग होनी है। हमारे संवाददाता रांची स्टूडियो से अविनाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से हम उनका रुख करना चाहेंगे। अविनाश, ब्रेक में जाने से पहले बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, जिसकी जानकारी हम सनी से नहीं ले पाए थे। लेकिन बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र पर अगर हम ठीक ढंग से रोशनी डालने की कोशिश करें अविनाश, तो ये सीट क्यों खास है और यहां की जनता के चुनावी मुद्दे इस बार क्या हैं? देखिए अंजलि, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा है कि झारखंड के अंदर में
बीजेपी की एक लहर चल रही है, या फिर यूँ कहें कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ने का पुरजोर प्रयास कर रही है। तो इस लिहाज से भी ये सीट इसलिए मायने रखता है क्योंकि अमित यादव बीजेपी से बिलोंग करते हैं और इस बार उनको जीत के लिए खासे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जो उनका कार्यकाल रहा, उन्होंने कुछ काम किया, कुछ वायदे पूरे किए और कुछ अब भी अधूरे हैं। आज भी बरकट्ठा जैसे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, ये तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए, वो अब तक नहीं मिल पाई है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी को जेवीएम के कैंडिडेट हों या जेएमएम के कैंडिडेट हों, लगातार उन्हें टक्कर दे रहे हैं। और आम जनता के बीच ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की जो ये हवा, जिस तरह की बात बीजेपी लगातार कह रही है कि बीजेपी की हवा चल रही है झारखंड के अंदर में, नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, तो इन सभी चीज़ों को नकारते हुए, उसे झुठलाते हुए एक नया समीकरण बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो विपक्ष का वोट है, क्योंकि जब चुनाव में आप जाते हैं तो दो तरह की वोट जो है वो महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो जो उम्मीदवार वहाँ का सीटिंग होता है उसके पक्ष का वोट, और दूसरा उसके विरोध का। अगर विरोध का वोट दो तरफ बट रहा है तो इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि अमित यादव को फायदा मिल सकता है। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि जो यादव और मुस्लिम का वोट होगा वो किस ओर रुख करता है, वो अमित यादव को मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इसी पर सब कुछ उनके जीत भी निर्भर करेगा और पार्टी का जो है वहाँ दाव जो लगा हुआ है वो भी निर्भर करेगा। चलिए अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और विधानसभा सीट है जिससे जुड़ी जानकारी। सबसे पहले बरही विधानसभा क्षेत्र की सबसे पहले बात। बरही विधानसभा सीट से 14 प्रत्याशी इस बार मैदान में खड़े हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के उमाशंकर अकेला और कांग्रेस के मनोज कुमार यादव के बीच है। इसके बारे में और कुछ जानकारी दे दें आपको। बरही में साल 2009 में बीजेपी के उमाशंकर सिंह अकेला जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के मनोज यादव को 8085 मतों से हराया था। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है। बरही में साल 2009 में 61% वोटिंग हुई थी। और अब बात बड़का गांव की। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग, चतरा और रामगढ़ जिले के कुछ कुछ हिस्सों को मिलाकर बना है। यहां के रण में इस बार 20 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस की निर्मला देवी, जो योगेंद्र साव की पत्नी है, सीपीआई के रमेंद्र कुमार, जेवीएम के शिवलाल महतो और आजसू के रोशन लाल चौधरी के बीच है। ये हम बड़का गांव की आपको बात बता रहे हैं। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र में साल 2009 में कांग्रेस के योगेंद्र साव जीते थे। योगेंद्र साव ने कड़े मुकाबले में बीजेपी के लोकनाथ महतो को 1364 मतों से हराया था। बड़का गांव में साल 2009 में 55% वोटिंग हुई थी। चलिए आगे बात रामगढ़ विधानसभा सीट की। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,85,154 मतदाता करेंगे। इन मतदाताओं में 1,50,682 पुरुष और 1,34,472 महिला हैं। रामगढ़ के रण में वैसे तो 17 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी और कांग्रेस के शहजादा अनवर के बीच है। 2009 में यहां से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी ने कांग्रेस के शहजादा अनवर को 25,205 वोटों से हराया था। रामगढ़ में साल 2009 में 67% वोटिंग हुई थी। और अब अपने संवाददाता अविनाश कुमार का हम रुख करते हैं जानकारी हासिल करने के लिए। अविनाश, बरही की सबसे पहले बात, यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, क्या उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में वाकई में बरही की जनता के लिए काम किया है? देखिए अंजलि, इसका जवाब तो अब 2 दिन बाद ही जनता देगी, लेकिन इसमें मैं एक और भी नाम जोड़ना चाहूँगा और वो नाम है तिलेश्वर साहू की पत्नी साबी देवी का, जो जेएमएम से उम्मीदवार हैं। और आप ये कह सकती हैं कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय है और तीनों ही दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेएमएम हो, तीनों के बीच जिस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है, कौन जीत जाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी हो रही है, जिस तरह से एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है, तो ये कहना मुश्किल हो रहा है कि आखिर कौन प्रत्याशी अपना वोट बचा पाता है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस तरह से तिलेश्वर साहू की हत्या की गई थी और हत्या के बाद जो उनके पत्नी को सिंपैथी मिल रहा है पूरे विधानसभा बरही क्षेत्र में, जिस तरह से उनके पक्ष में कुछ लोग गोलबंद हो रहे हैं, उनके जो सभाएं हो रही हैं उसमें जो भीड़ जुट रहे हैं, उनका शक्ति प्रदर्शन में जो भीड़ जुट रहा है, तो ये सभी चीज़ें
चीज़ों को आप नकार नहीं सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि उमाशंकर अकेला बहुत कह सकते हैं कि कद्दावर नेता हैं, पार्टी के पुराने विधायक हैं, विधानसभा के अंदर भी वो बहुत ज़्यादा अपने मुद्दों को लेकर गंभीर रहते हैं और मुद्दे भी उठाते हैं। लेकिन जनता के बीच फिर भी एक संकेत ये ज़रूर मिल रहे हैं कि आज भी इस क्षेत्र में, बरही के क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हो रही है, और शायद यही वजह है कि उनके चीर प्रतिद्वंदी जो कि इससे पहले वहाँ से विधायक हुआ करते थे, मनोज यादव, उन्हें टक्कर भी दे रहे हैं। जी अंजलि, गांव की बात करते हैं। बड़का गांव के वर्तमान विधायक योगेंद्र साव जो कि कृषि मंत्री रह चुके हैं राज्य में, और कुछ ऐसे मामले हुए, उनके संबंध ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक व्यक्ति के साथ जुड़े थे जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहे थे। इस बार उनकी पत्नी यहां से प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस की ओर से खड़ी हैं। यहां पर कितना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, और बड़का गांव की जनता कौन से मुख्य चुनावी मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करने वाली है? देखिए अंजलि, अगर बड़का गांव की बात करें तो यहाँ कोई मुद्दा बहुत ज़्यादा अगर आप कहें कि हावी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण पर वोट डाले जाएंगे। वैश्य जाति का वोट बहुत महत्वपूर्ण रखता है, उसके साथ साथ मुस्लिम वोटर भी निर्णायक होंगे। और जिस तरह से आपने कहा कि ये सीट निर्मला देवी चुनाव लड़ रही हैं, उनके पति फिलहाल इस वक्त योगेंद्र साव जेल में हैं, उन पर नक्सली संगठन के साथ साठगांठ करने का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े नाम के साथ उनके नाम जोड़े गए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आजसू के रोशन लाल चौधरी उन्हें टक्कर दे रहे हैं, या फिर जेएमएम के भी उम्मीदवार इस टक्कर को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी कि आने वाले 2 दिनों के अंदर किस तरह से समीकरण बदलता है, क्या वो वोटर किधर रुख करते हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि योगेंद्र साव का पूरा परिवार इस वक्त चुनाव में लगा हुआ है, चाहे वो निर्मला देवी हो, चाहे उनकी पुत्री हो या उनके पुत्र हो। तीनों के तीनों तीन तरफ अगर आप देखें तो एक प्रत्याशी जो विपक्ष का है वो कहीं एक सभा करता है तो इनके तरफ से 3 सभाएं एक ही समय में होती हैं। तो ये प्रतिष्ठा की सीट भी है योगेंद्र साव को बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये सीट निर्मला देवी नहीं निकाल पाती है तो योगेंद्र साव के लिए आगे जाकर परेशानी और बढ़ेगी और उन्हें ये प्रूव करना मुश्किल होगा कि उनके साथ नक्सली संगठन का साठगांठ है या नहीं है। जी बिल्कुल। रामगढ़ की बात करते हैं अविनाश। रामगढ़ में 2009 में 40% के आसपास शायद वोटिंग हुई थी, अगर मैं सही हूं आंकड़ों के हिसाब से, या फिर इससे ज्यादा भी आंकड़े हो सकते हैं। लेकिन रामगढ़ में हम मुख्य मुकाबला अगर देखें तो ये आजसू और कांग्रेस के बीच नजर आता है। यहां के चुनावी मुद्दे कौन से हैं, क्या कह रही है रामगढ़ की जनता? आपने सही फरमाया, एक यहाँ मुकाबला आजसू और कांग्रेस के बीच है। और कल जिस तरह से राहुल गांधी की सभा हुई गोला में और जितनी ज़्यादा तादाद में लोग जुटे थे, उससे एक समीकरण भी बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ सबसे अगर गौर करने वाली बात ये होगी कि यहाँ आज भी रोजगार के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रामगढ़ जैसे क्षेत्र में और रांची से सटा हुआ क्षेत्र है, इसके बावजूद अगर रोजगार का अभाव है और लोग कहते हैं कि यहाँ से चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार जिस तरह से मंत्री रहे और उन्होंने काम नहीं किया है, तो अगर इस तरह के समीकरण अगर उनके खिलाफ जाते हैं तो ये उनके लिए परेशानी होगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत ज़्यादा नहीं दिखती है, क्योंकि मुकाबला सीधा है, इसलिए इसका फायदा चंद्र प्रकाश चौधरी को ही मिलेगा। और जिस तरह से लोग गोलबंद भी हो रहे हैं, उनके जाति के लोग गोलबंद हो रहे हैं, तो उनका फायदा उन्हें मिल सकता है। अपडेट दे दूं दर्शकों की, रामगढ़ में 2009 में 67% के आसपास मतदान हुआ था। और अविनाश से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे थे। अविनाश बने रहिएगा। मांडू के बारे में बात करते हैं। मांडू विधानसभा वर्तमान में राज्य में दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसे एकमात्र क्षेत्रफल में बड़ा बोकारो विधानसभा क्षेत्र है। मांडू विधानसभा 1952 में तत्काल से बड़ा था। पहली बार 1952 के आम चुनाव में एक साथ 2 उम्मीदवारों के लिए चुनाव हुए थे। मांडू विधानसभा सीट से 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। यहां जेएमएम से जयप्रकाश भाई पटेल और बीजेपी से महेश सिंह के बीच कांटे की टक्कर है। मांडू में साल 2009 में 57% वोटिंग हुई थी। मांडू विधानसभा क्षेत्र राजधानी रांची से पास पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी ये क्षेत्र विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। ग्रामीण इलाकों में सड़कें जर्जर हैं। गर्मी के दिनों में पेयजल बड़ी समस्या होती है। इलाके में कोयला का उत्खनन होता है, लेकिन उसके बाद भी स्थानीय लोग बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। सालों से बदहाली की जिंदगी जी रही जनता ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार यहाँ मुख्य मुकाबला जेएमएम के जयप्रकाश भाई पटेल और बीजेपी के महेश सिंह के बीच है। यानी कि बीजेपी और आजसू के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है।
हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर 3,35,516 हैं, जिसमें से 1,78,743 पुरुष मतदाता और 1,56,722 महिला मतदाता हैं। यहां से कुल 21 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। हजारीबाग का हाकिम बनने के लिए वैसे तो कुल 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी के मनीष जायसवाल, कांग्रेस के जयशंकर पाठक और जेएमएम के भुवनेश्वर मेहता के बीच है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह ने बीजेपी के देव दयाल को 9,287 वोटों से हराया था। इस बार सौरभ नारायण चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सौरभ के मैदान में नहीं होने से कांग्रेस की दावेदारी यहां थोड़ी कमजोर होती दिख रही है। हजारीबाग में साल 2009 में 54% वोटिंग हुई थी। हजारीबाग राजधानी रांची से 95 किलोमीटर दूर है। झारखंड की लाइफलाइन NH 33 यहां से गुजरती है, लेकिन इसके बाद भी यहां औद्योगिक विकास न के बराबर हुआ है। NH को छोड़ स्टेट हाईवे की सड़कें बदहाल हैं। हजारीबाग से अभी तक रेलवे सेवा शुरू नहीं हुई है। लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए कोडरमा या रामगढ़ जाना पड़ता है। रिंग रोड का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। इस क्षेत्र में तो नक्सलवाद, उग्रवाद, पलायन, गरीबी, अशिक्षा जैसी समस्याएं तो हैं। यहाँ की 88% युवतियां एनेमिक हैं, जो झारखंड में सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं सिमरिया विधानसभा सीट की। इस सीट के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें आपको बता दें। अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की कुल आबादी 98,752 है, जिसमें 1,58,604 पुरुष और 1,40,188 महिलाएं हैं। यहाँ कुल उम्मीदवार 14 मैदान में खड़े। 2009 में सिमरिया विधानसभा सीट से जेवीएम के जयप्रकाश भोक्ता ने जेएमएम के गणेश गंझू को 8,025 मतों से हराया था। अब जयप्रकाश भोक्ता जेवीएम छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने इस बार चतरा से चुनाव लड़ा है, जबकि गणेश जेएमएम छोड़ जेवीएम का दामन थाम चुके हैं। बीजेपी के सुजीत भारती, आरजेडी के मनोज चंद्र और जेवीएम के गणेश गंझू के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। सिमरिया में साल 2009 में 54% वोटिंग हुई थी। सड़क, बिजली और पानी के लिए जूझ रही है क्षेत्र की जनता। सिंचाई के लिए न डैम है न ही नहर। रोजगार की तलाश में युवा पलायन को मजबूर हैं। नक्सलवाद और उग्रवाद है क्षेत्र की बड़ी समस्या। अब अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, मांडू, हजारीबाग, सिमरिया, इन 3 सीटों के बारे में अभी हमने बातचीत की है। मांडू की अगर हम बात करें, मुख्य मुकाबला बीजेपी और आजसू के बीच होता दिखता है, लेकिन जेडीयू के एक प्रत्याशी भी यहां खड़े हैं, जिनके लिए आज पूर्व बिहार के सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। दो जो मुख्य यहाँ के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी और जेएमएम के, इनके बीच जेडीयू कहां खड़ी है? देखिए अंजलि, आपने सही फरमाया। ये सीट शुरू से ही अगर कहें कि जेएमएम के लिए परंपरागत सीट रही है। लंबे अरसे से उनके पिता टेकलाल महतो पहले जीतते रहे, फिर जयप्रकाश भाई पटेल ने बाजी मारी, और जो महेश सिंह बीजेपी के हैं वो इससे पहले कांग्रेस के में थे और कांग्रेस छोड़कर ठीक चुनाव के वक्त बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है। खीरू महतो जो कि जेडीयू के हैं, और आज ही नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री बिहार ने आज सभा की और अच्छी सभा की। सभा के माध्यम से उन्होंने लोगों से अपील की कि एक बार फिर से खीरू महतो को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1996 में इन्होंने खीरू महतो भी जीतने में सफल हुए थे। ले ये पूरा अगर आप देखें जिस तरह से यहाँ समीकरण बन रहा है मांडू के अंदर में, तो ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है। महेश सिंह दूसरे राजनीतिक दल से यहाँ आए हैं। खीरू महतो के लिए भी बहुत निर्णायक होगा कि कैसे वो सीट निकालते हैं, लेकिन जेएमएम यहाँ बहुत स्थिर है और जेएमएम का वोट बैंक भी स्थिर नजर आती है मांडू में। अच्छा अविनाश, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो हजारीबाग और सिमरिया की बात कर लेते हैं। आप चाहेंगे कि एक मिनट में ही सही दोनों के बारे में दिलचस्प जो बातें हैं और यहाँ के जो मुद्दे हैं हावी, उसके बारे में जानकारी हमें दे दे। हजारीबाग और सिमरिया।
देखिए, हजारीबाग में मनीष जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे मजेदार बात यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी भी उन्हें टक्कर दे रहे हैं। आपने सही फरमाया था कि यहाँ रेलवे की कोई सुविधा नहीं है, दूसरे जगह पर जाकर, स्टेशन पर जाकर लोगों को कहीं दूसरे जगह जाना है तो उन्हें ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मूलभूत सुविधाओं का यहाँ भी अभाव है, लेकिन मनीष जायसवाल यहाँ मजबूत स्थिति में ज़रूर दिख रहे हैं। सिमरिया में पूरी स्थिति उलटफेर हो गई है। जो पुराने नेता थे वो दूसरे राजनीतिक दल में चले गए हैं, कुछ नए नेता को चांस दिया गया है, जैसे कि सुचित भारती बीजेपी से हैं, लेकिन गणेश गंझू जो जेवीएम के हैं वो बहुत मजबूत स्थिति में है। चूँकि आपने जिस तरह से बताया भी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र ये आता है और नक्सलियों के साथ गणेश गंझू के कहे जाते हैं कि पुराने संबंध रहे हैं, या यूँ एक समय में वो इस संगठन के साथ जुड़े हुए भी थे, तो उनका एक समर्थन भी गणेश गंझू को मिल सकता है। जी अविनाश, धनवार विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात अधूरी रह गई है, वो पूरी कर लेते हैं और उससे जानकारी भी आपसे ले लेंगे, उससे जुड़ी। धनवार विधानसभा क्षेत्र में कुल उम्मीदवार 13 हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला धनवार में जेवीएम के बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के लक्ष्मण सिंह के बीच है। ये हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है बाबूलाल मरांडी की वजह से। लक्ष्मण सिंह हाल ही में आईपीएस की नौकरी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। धनवार में साल 2009 में 61% वोटिंग हुई थी। अविनाश, धनवार सीट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये सीट खास हो जाती है बाबूलाल मरांडी की वजह से, जो कि जेवीएम के सुप्रीमो हैं। क्या यहाँ की जनता का मिजाज कहता है? अपने वर्तमान विधायक से वो संतुष्ट है या फिर इस बार कोई दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं? देखिए, वर्तमान विधायक जो थे निजामुद्दीन अंसारी, जो जेवीएम में थे, बाद में जेएमएम में गए, उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया, लेकिन उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात यह है कि बाबूलाल मरांडी हों या फिर बीजेपी के लक्ष्मण सिंह हो, इनकी लड़ाई माले के राजकुमार यादव के साथ है। न कि उनको आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजकुमार यादव लगातार 3 चुनावों से बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारते आए हैं और माले का यह मजबूत गढ़ माना जाता है। बाबूलाल मरांडी भी वहां से चुनाव पहले जीते थे, फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। आईपीएस होने के नाते लक्ष्मण सिंह को भाजपा का उम्मीदवार बनाया जाता है और इसको लेकर भाजपा के अंदर एक अंतर कलह भी है। तो राजकुमार यादव का एक बहुत बड़ा आधार आप कह सकते हैं, उनका जो वोट बैंक है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अविनाश आपका पूरी जानकारी देने के लिए सभी विधानसभा सीटों के बारे में। अब जरा हम दर्शकों को ये बता दें कि कौन से ऐसे 10 दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला 9 दिसंबर को 17 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ईवीएम में कैद करेगी। नजर डालिए, बाबूलाल मरांडी जेवीएम के धनवार से उम्मीदवार और जेवीएम के सुप्रीमो हैं। ये दूसरे जो दिग्गज हैं वो है राजेंद्र प्रसाद सिंह, बेरमो से कांग्रेस उम्मीदवार और हेमंत सरकार में ये मंत्री भी थे। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और हेमंत सरकार में मंत्री भी हैं। सुदेश महतो सिल्ली से आजसू के उम्मीदवार और आजसू पार्टी के प्रमुख हैं। इस बार बीजेपी से गठबंधन में चुनाव लड़ रही है आजसू। जयप्रकाश भाई पटेल मानू से जेएमएम के उम्मीदवार और हेमंत सरकार में मंत्री भी हैं। सीपी सिंह रांची से बीजेपी के उम्मीदवार और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं अर्जुन मुंडा की सरकार में। महुआ मांझी रांची से जेएमएम उम्मीदवार, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं और हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा में एंट्री ली है इन्होंने। चंद्र प्रकाश चौधरी रामगढ़ से आजसू उम्मीदवार, मुंडा और कोड़ा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। और नवीन जायसवाल हटिया से जेवीएम के उम्मीदवार, चुनाव के पहले पार्टी इन्होंने बदली। लक्ष्मण सिंह धनवार से बीजेपी उम्मीदवार, आईपीएस की नौकरी छोड़ राजनीति में आए और सीधी टक्कर है इनकी धनवार में बाबूलाल मरांडी जेवीएम प्रमुख से। तो अब की बार बहुमत की सरकार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी पुरवैया। नमस्कार।